गुड आफ्टरनून क्लास 10th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्च इंजन के बारे में बताऊंगा कि सर्च इंजन क्या होता है और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो सर्च इंजन होता क्या है कि सर्च इंजन सबसे मेन चीज़ ये है कि सर्च इंजन भी एक वेबसाइट होती है बाकी अदर वेबसाइट्स की तरह। जैसे हमारी अदर वेबसाइट्स हैं वैसे ही सर्च इंजन भी एक वेबसाइट है। इसको सिर्फ एक नाम दिया गया है वो इसलिए क्योंकि इसकी अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। सर्च इंजन एक कैटेगरी है। कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लाखों वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पे। तो इन वेबसाइट्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। उन्हीं में से एक कैटेगरी आती है हमारी सर्च इंजन की। सर्च इंजन वैसे तो आप लोग जानते ही हो, एक पॉपुलर सर्च इंजन जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं मोबाइल पे भी, और वो है हमारा गूगल। ठीक है, तो लेकिन मेन बात है कि सर्च इंजन क्या है और सर्च इंजन के अपने टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट्स होती हैं, हमारी क्या मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं, तो वेबसाइट्स पहले के स्टार्टिंग के टाइम पर वेबसाइट्स थी, अच्छी खासी होती थी, लाखों वेबसाइट्स यूज़ होती थी सालों पहले, मतलब 97 98 या उस समय की बात कर लें। तो उसमें क्या था ना कि उन वेबसाइट्स को कोई किसी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया गया था। जितनी भी वेबसाइट थी वो सिर्फ एक वेबसाइट्स थी। ठीक है, कोई उनकी कैटेगरी नहीं बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वेबसाइट्स की गिनती और बढ़ती गई, बहुत सारी नई नई वेबसाइट क्रिएट होने लगी और मतलब बहुत करोड़ों वेबसाइट हो गई, और हर वेबसाइट का अपना एक बिहेवियर था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ईमेलिंग की फैसिलिटी ही सबसे मेन फैसिलिटी थी, और कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट हुआ करती थी जिन पे उनकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती थी, और कोई ख़ास चीज़ें थी नहीं। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट पॉपुलर हुआ और उसमें चीज़ें और ऐसी आ गई जिसका हम लोग यूज़ कर सकते थे और जो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए बहुत अच्छी थी, तो वो धीरे धीरे और बहुत नई नई वेबसाइट क्रिएट होने लगी और बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर होने लगी, लोग यूज़ करने लगे। तो फिर धीरे धीरे कैटेगरी बनाई गई, तो उसमें कैटेगरी में अलग अलग तरह की बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई, जैसे ई शॉपिंग है, ठीक है, ई न्यूज़ है, इस तरह से करके। तो उसी तरीके से एक कैटेगरी बनाई गई हमारी, या ईमेलिंग है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेबसाइट बिलोंग करती थी क्या करती हैं। उसी तरीके से एक कैटेगरी हमारी होती है सर्च इंजन। ये सर्च इंजन सिर्फ एक कैटेगरी है। गूगल एक सर्च इंजन है ये कहा जाता है, लेकिन सर्च इंजन का मतलब यहाँ कोई रेलवे इंजन या किसी और तरह के इंजन से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम सर्च इंजन है, बाकी इसमें कोई इंजन नहीं फिट है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसका अपना एक बिहेवियर है जिसकी वजह से इसको सर्च इंजन नाम दिया गया है। इसमें इनका बिहेवियर ये है कि हम इन वेबसाइट्स का यूज़ करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराती, हमें ये इन्फॉर्मेशन के लिंक्स प्रोवाइड कराती हैं। कभी भी आप गूगल पर डालिए तो गूगल आपको ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी देता है, लेकिन वहाँ उस जो चीज़ हम ढूंढ ढूंढ सर्च करनी है उसके से रिलेटेड वो सैकड़ों वेबसाइट आपके सामने ओपन कर देता है। बीसियों वेबसाइट आपको दिखाई देंगी एक पेज पे कि वो ओपन हो जाएंगी, आप उनमें वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत होती हैं, वो तो हम लोग फर्स्ट पेज से आगे कभी जाते नहीं, सेकंड पेज पे कभी भी। आप बिल्कुल अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, सर्च करने की गूगल पे सर्च कर रहे हो, उसके बाद नीचे जाओ तो उसमें 1 2 3 4 5 करके इस तरह और पेजेस होते हैं, तो आप और अगले पेजेस पे भी जाके देख सकते हो। तो उस पर ये हमें लिंक्स प्रोवाइड कराती हैं जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, इसीलिए इनको नाम दिया गया सर्च इंजन। इनका यूज़ करके हम कोई भी चीज़ जो भी हम जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, तो हम उसे जान सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दो और नाम लिखे हुए हैं। गूगल का तो नाम आपको पता ही है, गूगल एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है, ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन दो और सर्च इंजन यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक है हमारा बिंग और एक है याहू। ठीक है, जैसे याहू मेल डॉट कॉम एक हमारी ईमेलिंग वेबसाइट है, वैसे याहू डॉट कॉम जो है वो सर्च इंजन है। अमेजन भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में अपना एक सर्च इंजन लॉन्च किया जिसका नाम है बिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है। लेकिन इन तीनों सर्च ये तीन पॉपुलर सर्च इंजन है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हज़ारों सर्च इंजन होंगे, शायद लाखों भी हों। ठीक है, लेकिन बाकी सारे की पॉपुलैरिटी नहीं है क्योंकि लोग नहीं यूज़ करते। तो उनको जिसका इंटरफेस इजी होता है, जो यूज़ करने में इजी होती है, वही चीज़ पॉपुलर होती है। तो मेन बात वो है। तो गूगल ने वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा है कि वो ईजी टू यूज़ भी है, और वो हमें कंटेंट नियर अबाउट वो प्रोवाइड कराती है जो हम चाहते हैं। अगर हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक हमें उससे अच्छे अच्छे लिंक्स वो हमें प्रोवाइड करा देती है, जिससे हम उस चीज़ के बारे में मतलब जान सकें। कोई भी ये गूगल हो, चाहे बिंग हो, चाहे याहू हो, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनके पास स्टोर्ड नहीं है। ये
हमें एक सर्वर तक लेके जाते हैं। इनका भी अपना एक पैटर्न होता है। हम जब इस पर सर्च शुरू करते हैं तो ये इनके वेब सर्वर में वो इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। वो वेब सर्वर जहाँ दूसरे वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वो जहाँ वहाँ से जब वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके हमें देते हैं। हालांकि ये काम इतनी तेज़ी से होता है कि वो हमें पता नहीं चलता। हम इधर ये वर्ड टाइप करके इंटर करते हैं, वो उधर सारा ओपन हो जाता है। लेकिन ये होता ऐसे ही है, पूरा प्रोसीजर इसी तरीके से होता है कि ये वेब सर्वर्स के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं। जो गूगल जो इनका वेब सर्वर होता है उसको क्रॉलर बोलते हैं। उसको भी एक नाम दिया गया, बुक में शायद नहीं होगा, लेकिन जैसे गूगल है, गूगल का अपना एक वेब सर्वर होगा, तो वो उसको क्रॉलर बोलते हैं। वो क्रॉल करता है इन्फॉर्मेशन को, मतलब वो ढूंढ करके उसमें ला के वो देता है। उसको एक नाम है उसका, वो क्रॉलर क्रॉलिंग वर्ड जो होता है वो, उससे आप उसको कनेक्ट ना करें। क्रॉलर उसको एक नाम दिया गया जिससे वो चीज़ वो हमें एक्सेस करके प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सर्च इंजन भी वेबसाइट्स हैं अदर वेबसाइट्स की तरह, बस ये एक कैटेगरी है। इसमें जो वेबसाइट्स आती हैं वो हमें सर्च करने में हेल्प करती हैं इंटरनेट पर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्च इंजन के बाद जो आपकी टॉपिक है आपकी बुक में, वो है हमारा एफ टी पी का नाम मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, कुछ 5-6 टॉपिक हैं, वो सब आपकी प्रोटोकॉल्स के बारे में होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं ये मैंने आपके पहले चैप्टर्स में और पहले की वीडियोज़ में आपको बताया कि प्रोटोकॉल्स क्या होती है। सिंपल सा एक लाइन में बता देते, बाकी तो आप लोगों को उसमें डिटेल में बताया ही है। प्रोटोकॉल मीन्स होती है सेट ऑफ रूल्स। कोई भी काम जो इंटरनेट पे होता है वो एक प्रोटोकॉल के अंडर में होता है, वो एक सेट ऑफ रूल्स के अंडर में होता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई डाउनलोडिंग हो रही हो, चाहे वो कोई अपलोडिंग हो रही हो, चाहे वो डेटा कहीं से भी ट्रांसफ़र हो रहा हो, कुछ भी टाइप हो रहा हो, कुछ भी हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत होती हैं। और हर जगह पर अलग अलग प्रोटोकॉल काम करती हैं और कई सारी प्रोटोकॉल एक साथ काम करती हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनके बारे में बताया जाता है। सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं बताया जाता। सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया जाता है। कोर्स में दिया रहता है। उस कारण ये रहता है कि थोड़ा उनका भी, हालांकि बहुत ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब आपको उसका यूज़ करना है, आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए वो बताई जाती है। तो सबसे पहले हमारी आती है एफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ, इट इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट ओवर TCP/IP प्रोटोकॉल। जब भी हमें कोई फाइल का एक्सचेंज हो रहा है, एक फाइल हम दूसरी जगह पे सेंड कर रहे हैं, या चाहे हम ईमेल के साथ अटैच करके सेंड कर रहे हैं, या हम कोई फ़ोटो भेज रहे हैं, कोई ऑडियो या वीडियो भेज रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू ही भेज रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो फाइल्स को सेंडिंग में जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है वही हमारी FTP प्रोटोकॉल होती है। और इसमें लास्ट में लिखा ओवर TCP/IP। ओवर TCP/IP का मतलब है कि वो TCP/IP तो हर जगह काम कर ही रही है। जब भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो TCP/IP तो वर्क कर ही रही है, वो उसके साथ में वर्क करती है, इसलिए ओवर TCP/IP उसके ऊपर से कह सकते हो या उसके साथ में वो वर्क करती रहती है। TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ ही FTP प्रोटोकॉल हमारी फाइल्स को शेयरिंग में यूज़ की जाती है। तो कहीं पर भी जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, अपलोड भी तो होती है फाइल, जैसे ये वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, फिर इसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, फिर आपको उसका लिंक भेजते हैं। तो ये जो अपलोड वाली प्रोसेस है ये भी हमारा FTP प्रोटोकॉल के अंडर में हो रही है। जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं वो भी हमारी होती है। भाई अपलोड वाला काम बहुत कम होता है, आप लोग तो कुछ भी अपलोड नहीं करते होगे। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भले अपलोड करते हो, बाकी कोई वैसी चीज़ तो अपलोड नहीं करते होगे। डाउनलोडिंग वाला काम ज़्यादा करते होंगे आप लोग, सभी लोग करते हैं, कोई ऐसी वो गलत बात नहीं है वो। ठीक है, तो वो डाउनलोड करें चाहे अपलोड करें, लेकिन हम लोग तो अपलोडिंग वाला भी काम करते हैं। बहुत जगह मेल भेजनी होती है, मेल के साथ बहुत सारी फाइल अटैच करनी होती है, PDF फाइल होती है, कोई भी फाइल हो जा रही है, चाहे वो PDF फाइल हो, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, किसी भी तरह की फाइल अगर हम भेज रहे हैं तो वो हमारी इस प्रोटोकॉल के अंडर में आती है। FTP प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा यूज़ यही होता है कि ये फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने में यूज़ होती है। जब भी हम लोग, चाहे वो मेल्स के थ्रू हो, चाहे वो हमारा फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, वो सब कुछ हमारा इसी प्रोटोकॉल के अंडर में होता है। किसी भी तरह का फाइल्स के जो अपलोडिंग या डाउनलोडिंग जो भी हो रही है वो FTP के अंडर में। ठीक है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों ही केसेस में ये
प्रोटोकॉल काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही प्रोटोकॉल काम करती है, बहुत सारी देखो प्रोटोकॉल्स का सिस्टम ये है कि वो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती, जो काम हो रहा है उसके हिसाब से वो प्रोटोकॉल वहाँ पे वर्क कर रही है। TCP/IP तो आपकी हर जगह वर्क कर ही रही है, लेकिन जहाँ पर फाइल सेंडिंग हो रही है तो वहाँ FTP वर्क करती है। जहाँ पर मेल भेजी जाती है तो वहाँ एक दूसरी प्रोटोकॉल है, अभी आगे उसके बारे में बताएंगे, तो वो वहाँ पर वो वर्क करती है। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं। सेकंड आती है हमारी SSH। ठीक है, ये प्रोटोकॉल आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। FTP तो पहले कभी सुनी भी होगी, 10th में कहीं किसी चैप्टर में यूज़ हुआ होगा FTP का नाम, लेकिन SSH और SCP और SFTP ये सब नई प्रोटोकॉल्स हैं जो कि 10th में ही दी हुई हैं और इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, तो SSH का मतलब होता है कि सिक्योर सॉकेट सेल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो हो गया इसका नाम। अब इसका मेन काम क्या है, मतलब क्या है, वो समझना जरूरी है। ठीक है, data protection is an integral part of any network system in a client-server architecture. SSH protocol, also known as secure socket cell protocol, is a prominently used for securing data over an unsecured network. This establishes a secure connection between the client and the host computer that through remote command execution for transferring data over a network. अब देखो इसकी कहानी क्या है, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ दी, मतलब इसका क्या है। देखो जब ये प्रोटोकॉल का काम क्या है कि जब भी डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, यूज फॉर सिक्योरिंग डेटा किसी भी अनसिक्योर्ड नेटवर्क पे, किसी भी अनसिक्योर्ड नेटवर्क का नॉर्मली जो भी नेटवर्क इंटरनेट पे हम डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नेटवर्क नहीं होते हैं। तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम हमारा सिक्योर सॉकेट इस SSH प्रोटोकॉल का होता है। ये डेटा जब सेंड हो रहा होता है इंटरनेट पर, और जहाँ पर किसी तरह का जो हमारा नेटवर्क है जो जिसके थ्रू सेंड हो रहा है वो नेटवर्क सिक्योर नहीं, अनसिक्योर नेटवर्क है, वहाँ पर ये प्रोटोकॉल वर्क करती है। ठीक है, किसी भी तरह के ये एक तरह का कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। मतलब भाई जो भी डेटा सेंड हो रहा है, अगर हम यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्लाइंट हम हैं और सर्वर हमारा यूट्यूब का सर्वर है। अगर हम कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, तो वो जिस वेबसाइट से उसके सर्वर से हम वो सर्वर है, और जब जो हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो हम क्लाइंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लाइंट का मतलब ये जनरल यूज़र से है, हम लोगों से है, हम लोग जो भी फाइल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो वो है। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन को भेजेंगे कोई फाइल, तो भी वो हम क्लाइंट होंगे, वो मेन हमारा सर्वर कह लो या होस्ट कह लो, जो भी कह सकते हैं उसको हम कहते हैं। तो जो फाइल की सिक्योरिटी होती है, फाइल की सिक्योरिटी के लिए ये SSH प्रोटोकॉल यूज़ करती है नॉर्मली अनसिक्योर्ड नेटवर्क पे। ठीक है, सिक्योर नेटवर्क पे भी वर्क करेगी, लेकिन अनसिक्योर नेटवर्क पे इसका ज़्यादा रोल होता है। तो फाइल्स के जो ट्रांसफ़र के टाइम पे वो डेटा सेफ रहे, कहीं किसी तरीके से वो डेटा किसी और यूज़र के हाथ में ना लगे और किसी तरीके से भी वो डेटा करप्ट ना होने पाए, इन बातों का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी SCP प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका नाम है सिक्योर्ड कॉपी प्रोटोकॉल। अब ये तो हो गया इसका नाम। अब इसका यूज़ क्या है। इन अ नेटवर्क प्रोटोकॉल प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफरिंग डेटा एंड इन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। SCP protocol is one such protocol that help in moving file between two connected machines or a network in a encrypted form। ये भी मतलब इसका भी रोल वही है जो हमारी SSH का प्रोटोकॉल का यूज़ है, बस थोड़ा सा इसका फ़र्क ये हो जाता है कि ये इनक्रिप्टेड डेटा सेंड करती है। इनक्रिप्टेड डेटा मतलब कि अगर वो डेटा बीच में कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो वो डेटा इस तरह का होगा कि ओपन करने पर उनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्या होती है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक चीज़ होती है। ठीक है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग जिसे कह लो, कि मतलब जो डेटा भेजा गया है उसमें जो भी चीज़ लिखी गई है उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना और कि वो किसी के समझ में ना आए, और फिर वो डेटा जब तक ट्रैवल करेगा, जब तक वो नेट पे ट्रैवल करेगा, तब तक वो उसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। जैसे ही वो डेटा जिसके पास पहुंचना है वहाँ पहुंचेगा, तो वहाँ वो बिल्कुल ओरिजिनल वैसे ही हो जाएगा जैसा कि वो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है कि डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। मतलब वो एक कोड लैंग्वेज समझ लो यूज़ करते हैं कि वो डेटा अगर बीच में कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या चीज़ थी और क्या हो रही है। इतनी ईजिली, ऐसा नहीं कि 100% नहीं समझ में आएगा, ईजिली नहीं समझ में आएगा। तो ये डेटा को इनक्रिप्ट करके और उसको सिक्योरिटी देने का एक तरीका है जिससे कि डेटा हमारा सिक्योर है, जिसमें ये प्रोटोकॉल हम सब है जो वर्क करती है। नेक्स्ट आती है हमारी SFTP प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, लगभग वही सारी ये प्रोटोकॉल का जितनी भी प्रोटोकॉल नीचे आपकी बताई, FTP के बाद की जितनी भी मैंने बताई हैं, इन सब का रोल एक ही तरीके का। इसके बाद 2 और प्रोटोकॉल है जिनका रोल थोड़ा अलग है, वो उस तरीके से वो वर्क नहीं करते।
तो एसएफटीपी प्रोटोकॉल का क्या होता है, बोथ एफटीपी एंड एसएफटीपी अलाउ द फाइल एंड डेटा ट्रांसफर ओवर नेटवर्क इन स्पाइट ऑफ सिमिलरली द एसएफटीपी स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द एफटीपी इन टर्म ऑफ डेटा सिक्योर। ठीक है, तो सिक्योर्ड फाइल मतलब ये समझ लो तरीके से एफटीपी का ही एक एडवांस वर्जन है, इसको बोलते हैं सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और ये सिक्योर, यहाँ पर सिक्योर्ड वर्ड लगने से इसकी सिक्योरिटी लेवल हाई हो जाते हैं। एफटीपी पे सिक्योरिटी लेवल नहीं होते हैं, एफटीपी पे सिक्योरिटी लेवल ये बाकी की दोनों प्रोटोकॉल जो एफटीपी के नीचे लिखी हैं ये प्रोवाइड कराती हैं। और एसएफटीपी प्रोटोकॉल से अगर काम हो रहा है तो वो काम ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी के साथ ही हो रहा है, उसमें किसी तरह की और प्रोटोकॉल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये एफटीपी का एक एडवांस वर्जन समझ लो, सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, दो और प्रोटोकॉल हैं जिनको आपको बताना है। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है आपकी वो है हमारी एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हमारी मेल सेंड होती है तो वो नाम से ऐसे अल्फ़ाबेट से सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब भी हम लोग मेल सेंड करते हैं उस टाइम पर फाइल, जब मेल के साथ फाइल सेंड हो रही है तब तो हमारी एफटीपी ही काम करती है, लेकिन जो मेल की सेंडिंग का काम है, जब हम मेल सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पर ये हमारी एसएमटीपी वर्क करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती है। मेलिंग के लिए एक इसका सबसे मेन पर्पज़ है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल बिटवीन 2 और मोर सर्वर्स। ठीक है, मेल सेंडिंग का जो काम मेन पर्पज़ है उसके लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इस कहीं पर भी मेल सेंड हो रही है, रिसीव हो रही है तो वहाँ पर हमारा एसएमटीपी वर्क करती है। नेक्स्ट होती है हमारी पीओपी। इसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और ये 3 लिखा हुआ है, ये इसका वर्जन है, वर्जन 3। ठीक है, इसके अलग अलग पहले स्टार्टिंग में पीओपी ही यूज होती थी, वर्जन 2 वर्जन 3 इस तरह से अलग अलग नाम पे आई हैं। ठीक है, POP3 is another commonly used email protocol. It helps us to retrieve email from a remote web server using the located file. देखो SMTP का काम होता है मेल को सेंड करना और POP का काम होता है जब हम उसको रिट्रीव करना, मतलब कोई मेल हमने सेंड कर दी है तो जब वो यूज़र के पास पहुंच जाएगी तो वो उससे उस प्रोटोकॉल का यूज़ करके उसको रिट्रीव कर लेगा। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वो वहाँ से 3 जो मैंने पहले बताया इसका वर्जन है, तो उससे वो डेटा उसको फैच कर लेता है, जिससे मतलब मेल सब सेंड हुई, सेंडिंग के टाइम पर वो एसएमटीपी वर्क कर रही है और जब मेल पहुंच गई और जब यूज़र उसे ओपन करके देखेगा तो उस टाइम पर हमारी पीओपी का काम आता है। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टेलनेट। टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बताया है, बाकी टेलनेट का एक्सप्लेनेशन जो है क्लास 12 में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो टेलनेट का काम क्या होता है, जस्ट लाइक HTTP और TCP, टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, देखो इसको बताते हैं टेलनेट का, क्योंकि जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पर एक अलग लैब थी, उसमें सिर्फ टेलनेट यूज़ होती थी। इसका मतलब क्या है वो तो उसको बहुत ज़्यादा बेहतर हम वर्बली बता पाएंगे क्योंकि हमने देखा है उसको यूज़ करते हुए। टेलनेट का क्या है कि वो रिमोट मतलब इसके लिए, इस प्रोटोकॉल के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। टेलनेट का प्रोटोकॉल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट का कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट का रोल हो। ये रिमोट सर्वर के लिए यूज़ होती है। रिमोट सर्वर का यूज़ रिमोट सर्वर नहीं कहेंगे, रिमोट कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है। रिमोट कंप्यूटर का मतलब ये है कि जैसे मान लो 20 कंप्यूटर हैं किसी लैब में, उसमें से एक कंप्यूटर ऐसा है जिसको हमने सर्वर बना दिया है। अब वो एक कंप्यूटर बाकी के सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। उसमें क्या होता है, इस तरह जहाँ पर ये टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ होती है वहाँ पर क्या होता है कि वो जब भी जिसको हमने सर्वर बनाया है वो कंप्यूटर वही लॉगिन देता है बाकी के क्लाइंट कंप्यूटर में। उसमें होता क्या था उस लैब में कि टेलनेट वाली लैब में जो देखा था उसमें क्या होता था कि जो लैब असिस्टेंट होता था, भाई बड़े कॉलेजेस में टीचर लैब नहीं करवाते, वहाँ पर लैब असिस्टेंट होते हैं, वो लोग लैब करवाते हैं, टीचर से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो लैब असिस्टेंट होता था वो उस सिस्टम पे बैठता था और बाकी के जो बच्चे स्टूडेंट्स होते थे वो बाकी कंप्यूटर से बैठते थे। उसने सबको यूज़र आईडी पासवर्ड दे रखा था, उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से ही वो सिस्टम लॉगिन होता था, वरना वो सिस्टम अपने आप से बंद ही रहता था पूरे टाइम पे। वो आप ऑन तो होगा लेकिन आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो वो जो ये लॉगिन देने का सिस्टम जो है ये मतलब रिमोट कंप्यूटर का मतलब है कि एक कंप्यूटर से बैठे बैठे बाकी के सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो ये जो कंट्रोलिंग वाला सिस्टम होता है, जो इस तरह का सिस्टम ये था, ये पूरा इस टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से चलता है कि उसमें एक कंप्यूटर सर्वर है जो कि बाकी कंप्यूटर क्लाइंट हैं। उन क्लाइंट कंप्यूटर तभी काम करेंगे जब सर्वर कंप्यूटर उनको अलाउ करेगा। और उसमें ऐसी भी फैसिलिटी होती थी कि उसको पता चल जाता था वो लैब असिस्टेंट को कि ये लोग नेट यूज़ कर रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, वो होता था उसमें कुछ इस तरह का उतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से, लेकिन वो जान जाते थे वो
तो होगी, मैंने सिर्फ यूज़ किया है, बाकी उसकी उतना डीपली नहीं यूज़ किया है, एज अ क्लाइंट यूज़ किया है, एज अ सर्वर नहीं यूज़ किया है। लेकिन वो लोग जान जाते थे कि ये लोग नेट यूज़ कर रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं या कुछ और खुराफात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस तरह का जो सिस्टम बनता है जहाँ पर, जैसे साइबर कैफ़े में भी आपने देखा होगा कि वो लोग एक टाइम फिक्स कर देते हैं और जैसे आपका टाइम फिक्स हो ख़त्म होता है, अपने आप से उनका कंप्यूटर लॉक हो जाता है। ऐसा होता है आजकल के टाइम पे साइबर कैफ़ेज़ में कहीं कहीं पे होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ इस टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है। ठीक है, ये एक रिमोट लॉगिन देता है हमको, हम एक कंप्यूटर से बैठे बैठे बाकी सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।